हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज विद विधि। दिस इज विधि एंड आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी करने वाले हैं। बट उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ब्रीफ ले लेते हैं चैप्टर कोल्ड वॉर का, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कोल्ड वॉर हम सबको पता है कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये पीरियड शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 तक बिटवीन एलाइड एंड एक्सेस पावर्स, जिसमें डिफीट एक्सेस पावर्स की हुई थी। एंड आयरनी की बात ये है कि कोल्ड वॉर 1945 से शुरू हुआ था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, जिनकी आइडियोलॉजीज जैसा कि आप देख सकते हो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। बट वर्ल्ड वॉर टू में हमने देखा कि वो साथ में थी, allied पावर्स में ही थी वो दोनों। अब यूएस और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज हम देखते हैं। यूएस जो था लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, वेयर एज यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी हमने कहा है चैप्टर में, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज को फॉलो करता था। ये जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर टू में दोनों एक ही साथ थी, allied पावर्स थी। और कोल्ड वॉर का पीरियड एकदम वर्ल्ड वॉर टू के एंड में ही शुरू हो गया था। दोनों पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थी और कोल्ड वॉर के पीरियड में वर्ल्ड जो था बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी दो दो पावर्स एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी। एंड एंड में हमने देखा कि जो सोवियत यूनियन है वो हार जाती है इस राइवलरी के पीरियड में, इस राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट में हार जाती है। और बट कोल्ड वॉर के पीरियड में दोनों पावर्स ने एक चीज को फॉलो किया, वो था लॉजिक ऑफ डेटरेंस। यानी उन्हें पता था कि अगर एक साइड ने भी इनिशिएट कर दिया वॉर, तो दूसरी साइड जो है वो उतनी ही केपेबल है कि वो भी रिटालिएट कर सकती है। और उसका रिजल्ट क्या होना था? मास किलिंग होनी थी, रेवोल्यूशन होना था। तो दोनों में इतनी समझ थी, आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि किसी ने भी वॉर इनिशिएट नहीं किया, वो कोल्ड वॉर ही रहा। वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई भी फिजिकल वॉर नहीं हुआ। हालांकि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हमने देखा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, जो कि 1962 में हुआ था। रशियन बेस आपको पता है क्यूबा था, वो यूएसए के एकदम नीचे आप देखोगे वर्ल्ड मैप में तो है। और वो जो है रश यूएसएसआर उसको मिलिट्री बेस बना रहा था, तो यूएस को लग रहा था कि शायद अब ये लोग यहाँ से कभी भी वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ओनली द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, वो आप चैप्टर में जब पढ़ाऊंगी, आई अपलोड द वीडियोस की भी, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अब इनके खुद के मिलिट्री अलायंसेस भी थे। यूएस का एक मिलिट्री अलायंस था जिसका नाम था नेटो, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज साइंड बिटवीन द 12 members of United States of America in April 1949। अब इसी के ही मतलब इसमें नाटो में बोला गया था कि अटैक ऑन वन मेंबर विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। इसका मतलब कि एक पर अटैक अगर हुआ तो फिर सारे मिलकर उसके लिए लड़ेंगे, उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। ऐसे ही यूएसएसआर ने काउंटर करने के लिए, इनकी नाटो की फोर्सेस को काउंटर करने के लिए अपना भी खुद का पैक्ट बनाया, जिसको बोला था वॉर्सो पैक्ट। 1955 में ये साइन हुआ था। अब इन लोगों ने इस कोल्ड वॉर के टाइम पर इतने ज्यादा वेपन्स प्रोड्यूस करके अपने पास रखने शुरू कर दिए थे। अब इसमें एक ये भी तो डेंजर है ना कि अगर हमने वेपन्स प्रोड्यूस करके रख ली, गलती से कोई एक वेपन छूट गया, मतलब एक मिसाइल छूट गई चलो, तो फिर अब ये समझाना मुश्किल हो जाएगा ना दूसरी सुपर पावर को कि जी ये गलती से हुआ है। उन्हें तो यही लग सकता है ना कि ये वॉर स्टार्ट करने के लिए हुआ है। तो उन्होंने काफी सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज भी शुरू की थी कि बस अब मतलब एक दूसरे से डर के और वेपन्स मत प्रोड्यूस करो, तो ये आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज साइन की थी। तो ये कोल्ड वॉर का तो ब्रीफ हो गया। अब हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ते हैं। ये सारे मैंने ये जो एनसीईआरटी है उसी से ही नोट्स बनाए हुए हैं, आप पूरी एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की इंट्रोडक्शन में बर्लिन वॉल से शुरू किया है। बर्लिन वॉल क्या थी? बर्लिन सबसे पहले हम जानते हैं है कहाँ पे। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो जाहिर सी बात है कि बर्लिन वॉल जर्मनी में बिल्ट हुई है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक्चुअली जर्मनी के एकदम बीचों बीच बिल्ट हुई है। इसकी लेंथ जो है 150 किलोमीटर लॉन्ग है ये बर्लिन वॉल। और जर्मनी में ये बिल्ड हुई है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट करने के लिए। अब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को तो सेपरेट करिए, बट एक तरह से ये पूरी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को सेपरेट कर रही है। ईस्ट जर्मनी और जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे वो सारे के सारे यूएसएसआर के साथ थे। और जो वेस्ट जर्मनी है और वेस्टर्न यूरोप है वो सारा का सारा यूएस के साथ था।
ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर पीरियड। तो ये बर्लिन वॉल बनी थी 1961 में, और जब ये टूटी नवंबर 9 नवंबर 1989 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड खत्म हो चुकी है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है यूएसएसआर का, और दो पार्ट्स ऑफ जर्मनी जो कि जिन्हें सेपरेट करा गया था उन्हें यूनाइट कर दिया गया है। और ये जर्मनी में जो बिल्ड हुई है बर्लिन वॉल, अगर आप इसके बारे में देखोगे तो इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं। कैसे कैसे उन्होंने बार बार, पहले उन्होंने तारों से बनाई थी इस वॉल को, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसको सीमेंट एंड कंक्रीट से कर दिया था। आप इसको गूगल से पढ़ सकते हो इसके बारे में और ज्यादा। अब हम जानते हैं कि सोवियत सिस्टम था क्या। हमने चैप्टर क्या पढ़ा? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी एक पावर खत्म हो गई, एक ही बची फिर, यानी वर्ल्ड यूनिपोलर बन गई, ठीक है। तो जो एक पावर खत्म हुई, मैंने जैसा कि बताया, वो यूएसएसआर थी। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। यूएसएसआर यानी सोवियत सिस्टम। तो हम पहले सोवियत सिस्टम के बारे में जानते हैं कि वो था क्या। वो आया कब? इट केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया 1917। इसे बहुत बड़ी रेवोल्यूशन माना गया है हिस्ट्री में। अब ये जो रेवोल्यूशन है और ये जो सोवियत सिस्टम है, ये किन चीजों में बिलीव करता था? इट बिलीव्ड इन द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी एक ऐसी सोसाइटी जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी पर, कि इक्वल ओनरशिप होनी चाहिए सबकी। और सबसे पहले तो इसमें ये है अबॉलिशिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट ओनरशिप तो एकदम भी बैंड। यहाँ पर स्टेट ओनरशिप होती है। स्टेट जो है सारी चीजें कंट्रोल करती है, मेजर रिसोर्सेज वगैरह सब स्टेट ही कंट्रोल करती है। स्टेट यानी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए हेंस दे गिव प्रिमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। पार्टी यहाँ पर बात की गई है कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, और इकलौती पार्टी वही थी जो सोवियत यूनियन में रूल कर रही थी। अब सोवियत यूनियन 15 रिपब्लिक्स का था, और उसकी पूरी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब बताया गया है यहाँ पर, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन एक्सेप्ट द कम्युनिस्ट पार्टी वाज अलाउड। कोई ऑपोजिशन तक अलाउ नहीं की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, कोई और पार्टी भी नहीं थी। अब हमने इसकी आइडियोलॉजीज तो पढ़ी थी यूएसएसआर की, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। इसको हम सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं, ईस्टर्न कैंप भी कहते हैं, इसके अदर नेम्स हैं। मिलिट्री अलायंस हमने पढ़ा, इसका वॉर्सो पैक्ट था 1955 में साइन हुआ था। और इकोनॉमी जो थी इसकी, पूरी इकोनॉमी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सब कुछ स्टेट के ही हाथ में था। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी, क्योंकि यूएसएसआर की हेल्प से ही वो फासिस्ट फोर्सेस से लिबरेट हो पाई थी। अब देखते हैं कि पॉजिटिव क्या क्या था, पॉजिटिव ट्रेड्स क्या क्या थे सोवियत सिस्टम में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें है, ये सेकंड डेवलप्ड इकोनॉमी थी यूएस के बाद। ऑफ कोर्स दो पावर्स हैं, तो ये सेकंड थी यूएस के लिए, मतलब यूएस के बाद। बट इनकी बेसिकली कोल्ड वॉर था ही इसलिए कि किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है और कौन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसी को प्रूव करने के लिए पूरा वॉर था, जिसमें कोई फिजिकल आर्म्स वगैरह की वॉर नहीं हुई थी, सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर था ये, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऑयल आयरन स्टील वगैरह, मशीनरी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ऐसा था कि वो रिमोटेस्ट एरियाज, जो दूर दूर तक एरियाज हैं, उनको एफिशिएंसी से एकदम कनेक्ट करके रखता था पूरे, मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड था। मशीनरी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इतनी अच्छी थी कि वो यहाँ पर ही सब कुछ ही प्रोड्यूस कर लेती थी, एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कार्स, मतलब हर छोटी से बड़ी चीज वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेती थी सोवियत यूनियन के अंदर ही, मतलब अपने अपने स्टेट्स में ही, कि उन्हें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी वो लोग पर। उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मैच कर पाए। स्टेट जो थी वो इतनी अच्छी थी कि उसने इंश्योर किया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होना ही चाहिए हमारे सारे सिटीजन्स के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफी बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, चाइल्ड केयर हो गई, और अदर वेलफेयर स्कीम्स, उन सबको सब्सिडाइज भी कर दिया था। गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज लगा के सब्सिडीज दे दी थी इन पे। और उस टाइम पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, देखो अब सब एम्प्लॉयड भी थे उस टाइम पर। अब डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप जैसा कि मैंने बताया स्टेट ओनरशिप थी, मतलब लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स और वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो होते हैं कंट्री के, वो सारे सोवियत स्टेट ने ही कंट्रोल किए हुए थे। अब इतना अच्छा होने के बावजूद भी
कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी। चलो अब देखते हैं कि इसके नेगेटिव ट्रेड्स क्या थे। सोवियत सिस्टम जो था ना, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही थी और कोई ऑपोजिशन भी नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन चुका था। मतलब वॉइस ऑफ द पीपल तो वो कंसिडर करते ही नहीं थे। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में बताया, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था वहां पर। लोग अपने ओपिनियंस तक नहीं रख पाते थे सामने, तो इसलिए वो अपना जो दुख रहा है वो सारा जोक्स एंड कार्टून्स में दिखाते थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अनअकाउंटेबल थी पीपल के, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल इतनी थी नहीं कि वो लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें सुन सके और लोगों का मतलब दुखड़ा सुन सके और उन पर वर्क कर सके। वो अपने हिसाब से ही सब चलती थी। और द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ 15 रिपब्लिक्स टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। मतलब 15 जो रिपब्लिक्स मिलकर एक सोवियत यूनियन बना रही थी, उनकी अपनी अर्जेस जो थी कि हम अपना खुद का मतलब उनकी अपने एस्पिरेशंस जो थे, उनकी अपनी मर्जी जो थी कि हम अपने खुद के अफेयर्स तो भाई खुद ही मैनेज करें, खुद का यहाँ का सिस्टम तो खुद ही मैनेज करें, नहीं। एक कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरे 15 रिपब्लिक्स को रूल करेगी, अपने हिसाब से चलाएगी। तो वहां पर ये सिस्टम था। और रशिया जो था, रशिया अब आप देखोगे ज्योग्राफिकल एरिया में भी कितना बड़ा है। और रशिया जो था वो हर चीज को डोमिनेट करके रखता था, सारे सारे उनके मेजर डिसीजंस वगैरह को भी, जिसकी वजह से जो बाकी के 14 रिपब्लिक्स हैं वो सप्रेस्ड और निग्लेक्टेड फील करते थे रशिया की डोमिनेंस में। अब जो आर्म्स रेस थी, यानी जो आर्म्स रेस होती है, उसमें सोवियत यूनियन जो है वो यूएस को मैच तो कर पा रहा था टाइम टू टाइम, बट एट द कॉस्ट ऑफ लैगिंग बिहाइंड यूएस इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। मतलब वो अपने सिटीजन्स की एस्पिरेशंस पूरे करने के बजाय ये आर्म्स रेस में एकदम मैच करने की कोशिश कर रहा था खुद को यूएस से। और यूएस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कितना अच्छा था सोवियत यूनियन से, तो वो सोवियत यूनियन इसको भी मैच नहीं कर पाया। और सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान जो कि 1979 में हुई थी, उसकी वजह से जो सोवियत सिस्टम है और ज्यादा वीक हो चुका था। रिसोर्सेज कम हो चुके थे उसके पास, इतने बचे नहीं थे, और वो लोगों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब वेजेस चाहे ग्रो होते रहे, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी जो है गिरती रही। वेजेस ग्रो होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी भी गिरती रही। इसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस आ चुके थे। अब देखते हैं कि इतने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो हम पढ़ चुके हैं ये सोवियत यूनियन के बारे में, तो डिसइंटीग्रेशन तो होनी थी। तो अब डिसइंटीग्रेशन देखते हैं कैसे हुई। मिखाइल गॉर्बेचेव बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें। जनरल सेक्रेटरी वो बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन की 1985 में, मतलब उनका रूल आ गया था। अब वो जो थे वो बड़े ही लिबरल थे। उनको ऐसा नहीं था कि मुझे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है या क्या। वो जो थे वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना चाहते थे और सोवियत यूनियन को एट द लेवल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज के उसमें लाना चाहते थे, जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके लेवल पे लाना चाहते थे। इसके लिए वो कुछ रिफॉर्म्स लाए। दो रिफॉर्म्स का नाम दिया है, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। आप जो बॉक्स देखोगे यहाँ एनसीईआरटी में, जो बॉक्सेस दिए हैं ये देखो, ये मिखाइल गोर्बाचेव का बॉक्स है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर उन्होंने उनके रिफॉर्म्स के बारे में भी लिखा है यहाँ पर। आप ऐसे बहुत सारे लीडर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, एक बार रीड कर सकते हो, तो उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो वो रिफॉर्म्स लाए थे रीस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस के, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। और इसको सबसे मजे की बात ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन की, उसके जनरल सेक्रेटरी है मिखाइल गोर्बाचेव, और उसी के लीडर्स ने इन रिफॉर्म्स को अपोज करा। अब वो रिफॉर्म्स लाने का रीजन क्या था? रीजन था कि टू कीप यूएसएसआर abreast of the information and technological revolutions taking place in the west। वही है, वो रिलेशन स्टेबलाइज करना चाह रहे थे, तो वो सारा टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन वो सारी यूएस से रिलेटेड, वो यूएसएसआर को इन्फॉर्म्ड रखना चाह रहे थे। तो इसलिए वो रिफॉर्म्स ले आए ओपन करने के लिए अपनी उसको, क्योंकि सब कुछ ट्रेड वगैरह सब आपस में ही करते थे ये उस टाइम पे रिपब्लिक्स। उससे बाहर कुछ नहीं जाता था, उससे अंदर कुछ नहीं आता था। तो उसके रिफॉर्म्स जो आए उसका इफेक्ट क्या हुआ अब वो देखते हैं। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कि पार्ट थी सोवियत ब्लॉक की, वो अपने ही गवर्नमेंट्स और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गई। और इस बीच में गोर्बाचेव ने कुछ इंटरवीन भी नहीं किया, वो बीच में आया भी नहीं जब डिस्टरबेंसेस ये अकर हुई। इसकी वजह से क्या होना था, इसकी वजह से एक एक करके सारे कम्युनिस्ट रिजीम्स अलग अलग रिपब्लिक्स में गिरने लग गए।
और फिर सेकंड हम देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। जो रिफॉर्म्स है मैंने बताया कि विद इन द पार्टी ही लीडर्स ने अपोज करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से कूप हुआ। 1991 में कूप टुक प्लेस, अ कूप टुक प्लेस दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, यानी जो कोर कम्युनिस्ट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने इस कूप को एनकरेज किया। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या। The coup of 1991. People had tasted freedom by then and did not want the old style rule of Communist Party. तब तक उन्होंने फ्रीडम टेस्ट कर ली थी गोर्बचेव के रूल में। उन्होंने कहा कि अब तो भाई हम नहीं, हम ऐसे तो अब नहीं ऐसे कर सकते। अब हमसे मत छीनो हमारी फ्रीडम जो हमें इतनी हार्ड अर्न्ड मिली है। उसके बाद बोरिस येल्सिन जो है एज अ नेशनल हीरो एमर्ज हुआ इन अपोजिंग दिस coup। वो क्या, वो था कौन? वो एक लीडर था, पॉपुलर लीडर था, जिसने एक इलेक्शन जीता था रशियन रिपब्लिक में। उसने क्या करना शुरू किया, उसने धीरे धीरे सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है हटाना शुरू किया। मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में थी, उससे धीरे धीरे अलग अलग रिपब्लिक्स को पावर देनी शुरू की। अब देखते हैं यूरोपियन और सेंट्रल एशियन पार्ट में क्या क्या रिएक्शन हुए उसके। यूरोपियन पार्ट ने तो खुद को एज अ सॉवरेन स्टेट देखना शुरू कर दिया, मतलब यूएसएसआर से अलग। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने क्या किया, उन्होंने तो कहा कि भाई हम तो इसी में ठीक है, हमें तो इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, सो दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस। अब दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के अंडर क्या हुआ, बोरिस येल्त्सिन के अंडर जो अभी हमने पढ़ा, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये जो तीन मेजर रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर की, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है अब डिसबैंडेड है। सोवियत यूनियन डिसबैंडेड हो चुका है। तो इसके तीन जो है, उन्होंने क्या तीन आउटकम्स निकले। कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन की, उसको बैन कर दिया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो कि अभी हमने देखा यूएस की आइडियोलॉजीज थे, उन्हें अडॉप्ट कर लिया। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंटरनेशनल स्टेट, सॉरी, इसका सीआईएस का फॉर्मेशन हो चुका था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्स। अब आप देखो रशिया के बारे में थोड़ा बताया। रशिया, क्योंकि मैंने बताया कि उस टाइम पर सब कुछ डोमिनेट करके रखा हुआ था रशिया ने, तो इट नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। एंड उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, आपने देखा होगा 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से उसने सोवियत यूनियन की सीट ली। ठीक है, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स जो सोवियत यूनियन की थी, वो रशिया ने ली। अब वही, इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बारे में सब दिया हुआ है यहाँ पर। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुका है, और ये सारा रशिया के बारे में भी नीचे दिया हुआ है। अब हम वापस आते हैं नोट्स पे। अब जानते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके मल्टीपल कॉजेस देखते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल वीकनेसेस ही हैं गवर्नमेंट की, जो कि अपने अपने खुद के लोगों की ही एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पा रही थी। तो ऑब्वियसली पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन तो होगी। अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी इतने सालों से चल रही थी, जिसकी वजह से कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो रही थी। फिर उसके बाद है कि सोवियत यूनियन ने अपने रिसोर्सेज जो है न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल बनाने में और अपने सैटेलाइट स्टेट्स की डेवलपमेंट में ही लगा दिए थे, तो वो अपने लोगों के लिए क्या ही करता। और फिर कंज्यूमर शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन बढ़ गई, सब कुछ हो गया साथ में। अब ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो थे, उनको तक पता लगने लग गया कि वेस्ट हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। उसके बाद उनमें भी मतलब दे वर नाउ मोर नॉलेजेबल, उन्हें भी सब कुछ पता लगने लग गया। अब सोवियत यूनियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी जो है स्टैग्नेंट हो चुकी थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के साथ साथ। अब जो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो कि 70 सालों से ज्यादा से रूल कर रही थी, वो अकाउंटेबल ही नहीं थी पीपल के लिए। और स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे डगमगा सी रही थी, वो स्लो थी, और मतलब कुछ ढंग की भी नहीं थी। करप्शन इतनी ज्यादा थी वहां पर उल्टा। और इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक्स, अपनी गलतियां भी नहीं सुधार पा रही थी। एंड अनविलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू अलाउ मोर ओपननेस, मतलब बताओ, ओपननेस भी नहीं कर रहे थे तो किसी की सुनते ही नहीं थे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, 15 रिपब्लिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक जगह,
एक जगह अथॉरिटी है, वही कम्युनिस्ट पार्टी वही दिख संभाल रही है। मतलब 15 रिपब्लिक्स वो संभाल रही है, और वो भी निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं रशिया के डोमिनेंस में। गवर्नमेंट जो है इसीलिए जो है पॉपुलर बैकिंग नहीं जीत पाई, पॉपुलर सपोर्ट हार चुकी थी। और फिर है नेशनलिज्म और डिजायर फॉर सॉवरेनिटी की फीलिंग्स एमर्ज होने लग गई हैं अलग अलग रिपब्लिक्स में, जैसे कि रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक्स यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। मतलब इन लोगों ने बोला कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए। हम उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जागने लग गई। एंड जैसा कि हमने पढ़ा, ये मेन थी रिपब्लिक्स जिन्होंने सोवियत यूनियन को जोड़ के रखा हुआ था। अब इन्हें ही इंडिपेंडेंस चाहिए तो सोवियत यूनियन बचना ही नहीं था अब तो। अब सबसे लास्ट में देखते हैं गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स। अब हमने पढ़ा कि गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स से उसके खुद के लीडर्स ही, उसके खुद की पार्टी के ही लीडर्स सेटिस्फाइड नहीं थे। अब गोर्बाचेव के रिफॉर्म के दो पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। सबसे पहला कि कुछ लोगों को लगता है कि उसको जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहिए था, और वो इम्पेशेंट थे, उन्हें था कि इसे ये पहले ही ले आने चाहिए थे, और उसने बहुत देरी कर दी। और दूसरे लोग समझते हैं, दूसरी तरफ लोग समझते हैं जिनको पैसे मिल रहे थे, वही कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स जिन्हें पैसे मिल रहे थे सिस्टम की वजह से, जो पूरे लीडर्स थे वहां के, उन्हें लग रहा था कि भाई हमारे तो पावर और प्रिविलेज इरोड हो रही है, और गोर्बेचेव बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है सब कुछ, ये नहीं करना चाहिए उसे। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज के बीच में हो गई टग ऑफ वॉर, जिसके वजह से गोर्बेचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन बोथ साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। इसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन हो गई यूएसएसआर की। ठीक है, अब हम देखते हैं ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स। अब हम देखते हैं ये कोल्ड वॉर के टाइम पे हमें लगा कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, क्योंकि उसके एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इतनी ज्यादा है, तो उसी में ही सबसे ज्यादा अर्ज होगी कि हम लोग सेपरेट हो सोवियत यूनियन से। बट उन्हें उससे ज्यादा तो यूरोपियन और प्रोस्पेरस पार्ट यानी कि रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक्स में ही सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन थी कि हमें अलग कर दो सोवियत यूनियन से। क्योंकि उन्हें लग रहा था ऑर्डिनरी पीपल हियर फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशियंस एंड फ्रॉम ईच अदर। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इन लोगों को इन रिपब्लिक्स को सोवियत यूनियन में जोड़े रखने के लिए कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिक प्राइस हाई पे करना पड़ रहा है उन्हें। तो उनमें यूरोपियन पार्ट में ज्यादातर पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन रही है, और नेशनलिस्ट फीलिंग सबसे ज्यादा यूरोपियन पार्ट में इमर्ज हुई सेंट्रल एशियन के बजाय, जबकि सेंट्रल एशियन में सबसे ज्यादा एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस थे। अब देखते हैं डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस कि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या हो गया। सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन जो है और आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट का जो लड़ाई है इनके बीच में और जो आर्म्स रेस है वो सब खत्म हो चुकी है। क्योंकि एक जो है यूएसएसआर जो एक पावर है वो तो हार चुकी है। पावर रिलेशंस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गए, जिसका मतलब क्या है, यूएस ही सोल सुपर पावर बन गई। वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बन चुकी थी बायपोलर से। और इसका मतलब ये भी था कि इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज थर्ड पॉइंट में। इसका मतलब ये था कि यूएसएसआर जब टूट गई तो जो 15 रिपब्लिक्स ने जोड़ के रखा था यूएसएसआर को, वो सब अलग अलग स्टेट्स बन चुके थे। जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे उन्हें यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स है ना, तो उन्हें यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है। पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे उन्हें दोनों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने थे, अपने रशिया के साथ भी अच्छे रखने थे और वेस्ट के साथ भी अपने टाइज एस्टेब्लिश करने थे। क्योंकि वो सेंट्रल एशियन है ना, वो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज उठाना चाहते थे। वो दोनों के साथ न्यूट्रल रहना चाहते थे, दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस। अब ये जो है टूट चुका है, और हमने पढ़ा यूएसएसआर टूट चुका है और उसने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया है। तो उसको अडॉप्ट करने में मतलब इन्हें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है। तो वो सब कुछ चेंज करने के लिए इन्होंने अपनाई शॉक थेरेपी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एड किया था। शॉक थेरेपी इज बेसिकली पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, जो कि रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में फॉलो हुआ था ये प्रोसेस।
इस प्रोसेस में था क्या, यूएसएसआर जो कि अथॉरिटेरियन और सोशलिस्ट सिस्टम था, उसको यूएस की तरह डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाना था। उसकी आइडियोलॉजी चेंज करनी थी, यूएस वाली आइडियोलॉजी करनी थी। तो इसको ही शॉक थेरेपी बोला जाता है, और ये इन्फ्लुएंस हुआ था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मतलब बीच में लोन वगैरह की वजह से। और ये किसकी इंस्टीट्यूशन है, यूएस की, तो बेसिकली यूएस ने ये ट्रांजिशन एड की थी। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ शॉक थेरेपी क्या है। सबसे पहला है प्राइवेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेट ओनरशिप थी, तो अब जब इन्होंने आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट कर ली है तो इन्होंने प्राइवेट ओनरशिप को डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप बना दिया है। तो इसमें स्टेट एसेट्स और जो कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स हैं उस सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। जो कलेक्टिव फार्म्स पहले थे तो उन लोगों उसको भी हमने प्राइवेट फार्मिंग और कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर से रिप्लेस कर दिया है। कलेक्टिव फार्म्स और कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में आप सबने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, चाइना के बारे में जब आपने पढ़ा होगा कम्यून सिस्टम वगैरह के बारे में। और सेकंड है ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। अब जो डेवलपमेंट है वो उन्होंने ट्रेड ट्रेड बैरियर सबसे पहले उन्होंने हटाए, क्योंकि पहले 15 रिपब्लिक्स के बीच में ही ट्रेड होते रहा सारा। तो अब उन्होंने ट्रेड बैरियर हटाए और उन्होंने ट्रेड शुरू किया। तो मेन इंजन ऑफ चेंज क्या था, फ्री ट्रेड रेजीम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने डीरेगुलेशन की पॉलिसी बेसिकली अडॉप्ट की। आगे देखो, दिस इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक, as each state was directly linked to the west and not to each other in the region। अब सबको वेस्ट से लिंक कर दिया गया है, सिर्फ एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट नहीं छोड़े। अब ये शॉक थेरेपी हुई, आपने देखा कि इतना सब कुछ इन्होंने ड्रास्टिक चेंज कर दिया। कहाँ तो स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रही थी और कहाँ अब सब प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में आ गया है, मतलब सब प्राइवेट ओनरशिप के पैटर्न में बदल चुका है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे होंगे, तो लेट्स सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। इट brought ruin to the economies and disaster upon the people of entire region। सारी इकोनॉमी को ruin हो गई, मतलब पूरी इकोनॉमी ruin हो चुकी थी और डिजास्टर आ चुका था पीपल के ऊपर। देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री भी हुई थी शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस में, देखा हमने। क्योंकि 90% जो रशियन इंडस्ट्रीज थी उनको बेचने रख दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज के लिए। ये सारी मतलब हमने पढ़ा कि स्टेट ओनरशिप थी, तो ये 90% इंडस्ट्रीज स्टेट ओनरशिप के जो अंडर थी उन्हें हमने बेचने रख दिया सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को। तो ये सारी बिक गई। तो और ये बिकी भी कैसे, ये अंडर वैल्यू हो चुकी थी, मतलब दिस वाज द लार्जेस्ट गराज सेल एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रू अवे प्राइसेस। कम कम पैसों में बेच दिया बस, क्योंकि वो शॉर्ट था उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज के लिए यूएसएसआर, तो उन्होंने बेच दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, एंटायर इंडस्ट्रीज एक तरह से वर्चुअल डिसअपियरेंस, पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुए थे बट वर्चुअल डिसअपियरेंस, वर्चुअल यानी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट ओनरशिप तो हट गई ना, प्राइवेट ओनरशिप आ गई। तो इसीलिए सिटीजन्स को इसके लिए ना वाउचर्स भी मिले थे कि वो गराज सेल में पार्टिसिपेट कर सके। बट कुछ के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उन वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और उन्होंने सेल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके बदले उन्हें पैसे मिल गए। फिर है रशियन करेंसी जो कि रूबल थी, वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो गई क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। उसकी वैल्यू, रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी थी, बिकॉज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था जिसकी वजह से पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स। उसके बाद रशिया को इम्पोर्ट भी करना पड़ा था खाना, उनके पास खाना ही नहीं बचा था, कोई फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कलेक्टिव फार्म सिस्टम के बाद, कलेक्टिव फार्म सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इनके पास खाना पीना ही नहीं बचा, तो इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ा। रियल जीडीपी ऑफ रशिया कितना ड्रास्टिक डिक्लाइन हो गया, क्योंकि 1999 में जितना हुआ ना जीडीपी, रियल जीडीपी रशिया का, वो जो है रियल जीडीपी इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस चेंज बट नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय प्राइस चेंज। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो रियल जीडीपी जो था, जो कि सिर्फ
अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। वो जो है 10 साल पहले जितना था ना उससे काफी कम था, यानी 1989 में जितना था उससे काफी कम हो चुका था 1999 तक। सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर जो था उनका, वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज जो है विड्रॉ कर ली थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास भी कुछ नहीं बचा था, क्योंकि इसकी वजह से जो आधे से ज्यादा सेक्शंस ऑफ पीपल है वो पॉवर्टी में चले गए थे। और मिडिल क्लासेस का और बुरा हाल हो गया। वो जो है पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अलग अलग कोनों में चले गए। दे वर पुश्ड इनटू दिस। एंड ब्रेन ड्रेन हो गया मैन पावर का, मतलब ये कि इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिक्स जो इतने अच्छे थे उन्हें कंट्री छोड़ के चले गए। वो ब्रेन ड्रेन हो चुका था, यानी आपकी जो इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल होती है वो चली जाती है आपकी कंट्री से। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन लेड टू मेनी डिस्पैरिटीज। अब हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गई, इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में जो डिस्पैरिटीज थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो फिर माफिया ने कंट्रोल करनी शुरू कर दी। Construction of democratic institutions was not given the same attention as the demands of economic transformation. मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे जितना ध्यान दिया उस पे। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, रशिया में क्या हुआ। एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको हद से ज्यादा पावर दे दी, जिसकी वजह से जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्स है वो वीक होती रही। ठीक है, फिर सेंट्रल एशिया में देखते हैं क्या हुआ। प्रेसिडेंट को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि वो अथॉरिटेरियन बन गए। फिर एग्जाम्पल हम देखते हैं तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का। उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने खुद को पहले 10 सालों के लिए अपॉइंट किया, फिर उसके बाद उसको और 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। मतलब उनके पास देख लो कितनी पावर थी कि वो डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले रहे थे। इसकी वजह से अब आगे देखते हैं, इन्होंने कोई ऑपोजिशन भी अलाउ नहीं की, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुई थी, बताओ। अब आगे देखते हैं कि शॉक थेरेपी भी हो गई भाई। अब हम इसको थोड़ा इतना सम अप कर लेते हैं कि शॉक थेरेपी हो गई, फिर हमने देखा उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए कितने खराब थे। उसका प्रोसेस भी पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन था, जो कि रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में फॉलो हुआ। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी हमने देखा कि अब यूएस सोल सुपर पावर बन चुका था। और हमने ये भी देखा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। मतलब इतना सब कुछ हुआ, बट व्हाट वर द मेन रीजंस जिनकी वजह से सोवियत यूनियन जो है डिसबैंड हुआ। फिर हमने कूब के बारे में पढ़ा, गोर्बाचेव का क्या रोल था डिसइंटीग्रेशन में, उसकी क्या रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज थे उनके बारे में पढ़ा। किन किन चीजों में सोवियत यूनियन के पॉजिटिव ट्रेट्स और नेगेटिव ट्रेट्स थे उनके बारे में पढ़ा, और जेनरिक व्यू लिया कि सोवियत सिस्टम था कैसा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फिर इनकी इकोनॉमीज रिवाइव हुई कैसे। इनके रिवाइवल का मेजर रीजन ये है कि जैसे हमने देखा था कि इस रीजन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अबंडेंस है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया। तो उन्होंने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जब से इन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटाए और ट्रेड शुरू किया। तब से उन्होंने अपने ये इन चीजों का फायदा उठा के इन्हें एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमीज को रिवाइव करना शुरू किया। अब हम देखते हैं मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सोवियत यूनियन के अंडर आती है। वो है अजेरबाईजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन लोगों ने जो ये प्रोड्यूस करते हैं उसे ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब बाकी कंट्रीज ने कैसे किया अपने आप को रिवाइव, ये तो कुछ ही है, 15 थी ना। तो बाकियों ने क्या किया, उनके कंट्री के बीच में से जो है ऑयल पाइपलाइंस जो है क्रॉस करती थी। अब किसी भी कंट्री से क्रॉस करेंगी, किसी भी एरिया से क्रॉस करेंगी, तो उनके लिए उन्हें रेंट मिलता है। तो उन्हें भी इन कंट्रीज को भी बस रेंट ही मिलता था, क्योंकि ऑयल पाइपलाइंस इनकी टेरिटरीज को क्रॉस करती थी। रशिया जो है उसका ईयर भी मेंशन कर रखा है, इट स्टार्टेड रिवाइविंग इन ईयर 2000। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑल्सो रीस्टार्ट हो चुकी थी। अब देखते हैं टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रीजन वाइज, अलग अलग रीजन में क्या क्या हुई थी। सबसे पहले रशिया का देखते हैं। इसकी जो दो रिपब्लिक्स थी, चचन्या एंड दागिस्तान,
इनमें वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुई। सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स मतलब एक तरह से ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है कि हमें अलग कर दो। रशिया में भी मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुई थी। तो रशिया की कैपिटल आपको पता है मॉस्को। तो मॉस्को का मेथड जो था, चेचन रेबल्स जो थे उनके साथ डील करने का, वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हुए, बहुत ज्यादा बॉम्बिंग्स हुई, और इसकी वजह से वो लोगों के एस्पिरेशंस को भी मीट नहीं कर पाए। ताजिकिस्तान जो सेंट्रल एशिया में है उसका पढ़ते हैं। उसमें क्या हुआ, इट विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। बताओ, 10 साल तक सिविल वॉर चलते रहा। इसके खुद के सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है। मतलब अलग अलग सेक्ट, यानी अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स के अपने भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बट इसकी एज अ होल, रीजन एज अ होल में सिविल वॉर जो है 10 सालों तक, 2001 तक चली। अजेरबाईजान प्रोविंस ऑफ नगोर्नो काराबख, यानी इसमें अजेरबाईजान के इस पर्टिकुलर प्रोविंस में क्या हुआ, जो यहाँ के लोकल आर्मेनियंस हैं उनको अलग होना है इस प्रोविंस से, यानी सेपरेट होना है, और आर्मेनिया को ही ज्वाइन करना है क्योंकि वो आर्मेनियंस हैं। सो दे वांट टू ज्वाइन आर्मेनिया। उन्हें लगता है ना, उन्हें ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जॉर्जिया में क्या हुआ, जॉर्जिया में डिमांड फ्रॉम इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम टू प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। दो प्रोविंसेस हैं इसके अपने, नाम मेंशन नहीं किए हैं बुक में, बट इसके कुछ दो प्रोविंसेस हैं जिनके जिन्होंने भी अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस शुरू किया है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो चुका है। There are movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. अपने ही एग्जिस्टिंग regimes के खिलाफ मूवमेंट्स हैं इन तीन कंट्रीज में। उसके बाद सेंट्रल एशिया जो है वो जोन ऑफ कंपटीशन बन चुका है आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज के बीच में। बहुत सारे यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ, सेंट्रल एशियन, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। Central Asian republics are the areas with vast hydrocarbon resources which have brought economic benefit. It has become a zone of competition between outside powers and oil companies. क्यों? Because the region is next to Russia, China, Afghanistan, Pakistan and close to West Asia. ठीक है? तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज को अपने मिलिट्री बेसेस बनाना था। जैसे यूएस को अपना मिलिट्री बेस बनाना था वो 11 सितंबर 2001, यानी 9/11 वॉर ऑन टेरर के बाद से। ठीक है, और क्योंकि ये जो है रीजन, हमने पढ़ा कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल अबंडेंस में होता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंस में होते हैं और इनको एक्सपोर्ट करने से काफी पैसा मिलता है। तो इसलिए काफी कंट्रीज को इसे अपने अंडर करना था। अब रशिया बोलता है कि ये तो नियर अब्रॉड है भाई, ये तो मेरे ही इधर के पास है, तो ये जो है रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर होना चाहिए। अब चाइना कैसे पीछे रह जाएगा, चाइना के खुद के भी इंटरेस्ट है यहाँ, क्योंकि ऑयल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है। और चाइना ने तो यहाँ सेटल भी करना शुरू कर दिया है बॉर्डर के आसपास, और ट्रेड भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चेकोस्लोवाकिया जो कि ईस्ट यूरोप में है, इसमें पीसफुली ये दो में बढ़ चुका है, चेक्स एंड स्लोवाक्स, जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन चुके हैं। ठीक है, बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। अब जो यूगोस्लाविया की बाल्कन रिपब्लिक है उसका हम पढ़ते हैं। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएटिया, स्लोवेनिया एंड बॉस्निया एंड हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। ये भी टूट गई। एथनिक सर्ब्स ने इसको अपोज किया और इसकी वजह से मास किलिंग हुई नॉन सर्ब बॉस्नियंस की। जो नेटो इंटरवेंशन था और बॉम्बिंग था यूगोस्लाविया का, उसके वजह से हुआ इंटर एथनिक सिविल वॉर। आगे देखते हैं। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, पोस्ट कम्युनिस्ट यानी क्योंकि अब तो वो कम्युनिस्ट रही नहीं है, तो इसलिए अब हम देखेंगे कि इंडिया के इन कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे थे। इंडिया के वैसे तो सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ बढ़िया रिलेशंस है अभी तक, बट सबसे अच्छे उसके रशिया के साथ है। इंडिया की रशिया के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। अब उनके कॉमन विजन्स देखते हैं। दे शेयर अ विजन ऑफ
मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए। एक अकेली पावर नहीं रूल करनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, मतलब सबका इक्वल से होना चाहिए, सब एक साथ रहे, सब इक्वल रहे। कलेक्टिव सिक्योरिटी दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको नेगोशिएशन से सेटल किया जाए, ना कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑन ऑल कंट्रीज, सबकी खुद की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। अब जैसे हमने पढ़ा कि यूएसएसआर के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन थी अथॉरिटी की, कम्युनिस्ट पार्टी के पास वैसा नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए हर कंट्री की। और डिसीजन मेकिंग जो है यूएन जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए और उसे एम्पावर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। कि क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सारे की सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं डिस्कस होते हैं, rather than turning into a military conflict। अब इसी के लिए more than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001। इसी के लिए बताओ, इंडिया और रशिया के बीच में 80 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों की तरफ से, 80 से भी ज्यादा। अब देखते हैं इंडिया और रशिया की जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, उसका इंडिया को फायदा क्या है और रशिया को फायदा क्या है। अब कश्मीर के इश्यूज पे बेनिफिट्स टू इंडिया पे देखते हैं। On issues of Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relations with China। मतलब इन सब पे रशिया का फुल सपोर्ट है इंडिया को, और एनर्जी भी सप्लाई करती है वो। इंटरनेशनल टेररिज्म पे भी ये दोनों कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। और सेंट्रल एशिया जो कि रशिया के एकदम पास में है, उसको भी एक्सेस मिल सकता है इंडिया को, जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस। रशिया ने इंडिया के ऑयल क्राइसिस के टाइम पर भी उसको असिस्ट किया था, बहुत अच्छी हेल्प की थी। और इंडिया और रशिया ने काफी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर एक साथ वर्क किया है, एक साथ कोलैबोरेट किया है। और रशिया जो है उसने इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को क्रायोजेनिक रॉकेट भी दिया था जब इंडिया को जरूरत थी। हमेशा टाइम टू टाइम असिस्ट किया है इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए भी रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया से हमें पता है कि यूक्रेन रशिया का जो हुआ था पीछे वॉर, उसके वजह से भी हमारे ऑयल के प्राइसेस वगैरह सब बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है, इसलिए इंडिया को फर्क पड़ा उससे। तो टाइम टू टाइम इंडिया इंपोर्ट करता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए तो रशिया उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बेनिफिट्स टू रशिया क्या है इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के? जो इंडियन मिलिट्री है उसको मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर जो है रशिया से ही मिलता है। मतलब सारे वॉर रिलेटेड चीजें हम मोस्टली रशिया से ही लेते हैं। तो हम उसके लिए एक बड़ी अच्छी मार्केट हो गए ना, कि मतलब हम लोग रेगुलरली इंपोर्ट करते रहते हैं, तो उसको फायदा मिल रहा है, हमसे फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। और फिर रशिया को क्या बेनिफिट है इस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया से? क्योंकि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए। इट ऑल्सो इम्पोर्ट्स ऑयल फ्रॉम इट, जैसा कि मैंने बताया, ऑयल भी टाइम टू टाइम इम्पोर्ट करते रहता है इंडिया, बहुत जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं ये छोटे मोटे बॉक्सेस जो कि बुक में दे रखे हैं। उज्बेकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अगेन ये इंडिया रशिया के फ्रेंडशिप के बारे में ही है एक तरह से, कि आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन रीड इट। इसमें बॉलीवुड का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसमें यही बताया कि जैसे अमिताभ बच्चन और राज कपूर बहुत ज्यादा कॉमन नेम्स है उज्बेकिस्तान में, इट्स वेरी कॉमन। तो इतनी मतलब अच्छी फ्रेंडशिप बन चुकी है इंडिया रशिया की। अब फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर, कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। फिर इन्होंने इसमें बस ऐसे बताया है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री एंड कल्चर के बेसिस पे मतलब क्या क्या इनके रिलेशनशिप हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है, इसको भी एक बार ऊपर से गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी हम ये देखते हैं कि रशिया का शॉक थेरेपी की वजह से रशिया का जो ये बैंक है,
इनकॉम बैंक, ये जो है रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। ये बैंकरप्ट हो चुका था 1998 में एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी। तो आप देख सकते हो कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ा था शॉक थेरेपी का उस पे। बाकी देख लो, वर्ल्ड एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट, कोल्ड वॉर के टाइम पर। ईस्ट वाला जो सारा था वो यूएसएसआर के साथ था, वेस्ट वाला जो सारा था वो यूएस के साथ था। बाकी ये टाइमलाइन दी है डिसइंटीग्रेशन की, क्या क्या इवेंट्स थे, क्या क्या था। और ये यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस में लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन दिए हैं कि उनके टाइम पर, उनके टेन्योर के टाइम पर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज लाई, किस किस चीज के वो सपोर्ट में थे। यहाँ पे आप देख सकते हो हर बॉक्स में उनके लीडर्स के बारे में दिया है। सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके बाद स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मैंने ये नोट से अपना पूरा चैप्टर पढ़ाया आप सबको। एंड ये सारे नोट्स मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी से बनाए हैं, और जो छोटी मोटी चीजें हमारी छूटी थी वो मैंने आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही दिखा दी है। यहाँ पर आप एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो चैप्टर की। आई होप अंडरस्टैंडिंग आप सबको अच्छे से आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।